नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम बायोलॉजी की क्लास को लेके आए हैं, जीव जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो सबसे पहले इसका वर्गीकरण या जीव जगत वर्गीकरण देखते हैं। तो शुरुआत में जो है जितने साइंटिस्ट थे वो मानते थे कि जो जीवित जगत है वो दो ही वर्गों में विभाजित है, जंतु जगत और पादप जगत। ठीक है, तो सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के लिए अनेक प्रयास किए हैं और इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक मानदंडों का जो उपयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु ने। तो जीव जगत का जो वर्गीकरण का जो सबसे पहला प्रयास है वो किसने किया था? अरस्तु ने किया था। और अरस्तु ने पादपों को सरल आकारित लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी, शाक को वर्गीकृत किया था। अरस्तु ने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया था। ठीक है, तो अरस्तु ने जो प्राणियों का वर्गीकरण है जिनमें लाल रक्त पाया जाता है और जिनमें अनुपस्थित पाया जाता है के आधार पर किया था। जीवों के वर्गीकरण की कई पद्धतियां जो है प्रचलित है, लेकिन इनमें से केवल दो वर्गीकरण पद्धतियां वैज्ञानिक द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार की गई है। जीव जगत का वर्गीकरण 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम द्विजगत वर्गीकरण पद्धति जो है कैरोलस लिनियस ने दिया था और 5 जगत वर्गीकरण पद्धति जो है व्हिटेकर ने दिया है। तो द्विजगत वर्गीकरण पद्धति को देखते हैं सबसे पहले। तो इस पद्धति का प्रतिपादन आज से 250 वर्ष पूर्व स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने किया था, 1707 से 1768। जिन्हें क्या मानते हैं हम? वर्गीकरण का पिता मानते हैं, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन किसको मानते हैं? कैरोलस लिनियस को। तो इन्होंने संपूर्ण जीव जगत को कितने भागों में विभाजित किया? दो भागों में विभाजित किया। सबसे पहले प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत। इसमें जीवाणु, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, कोनिफर्स तथा पुष्पी पादप आते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से थे? जीवाणु, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, कोनिफर्स और पुष्पी पादप आते हैं। और उसके बाद आता है जंतु जगत। इन जगत में सभी जंतु और तथा जंतु सम जीव रखे गए हैं। इस जगत में सारे प्रोटोजोवन, स्पंज, जेली मछलियाँ, कृमि, कीट वर्ग, घोंगे, तारा मछलियाँ, शार्क, सरीसृप, पक्षी, उभयचर, स्तनी जंतु सभी इसमें रखे गए हैं। ठीक है, तो इसमें प्रोटोजोअन्स, स्पंज, जेलीफिश और वॉर्म्स, ऑर्थ्रोपोड्स, स्नेल, स्टारफिश, शार्क और सारे रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस और मैमल्स को इनमें रखा गया है। और इस जगत के निम्न लक्षणों के आधार पर इसको रखा गया था। उसके बाद व्हिटेकर ने संपूर्ण जीवित जगत को 5 भागों में विभाजित किया और इन 5 जगत को नाम दिया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस ने जंतु जगत को 2 भागों में बांटा था और उसके उन दोनों भागों में हम पौधों की स्टडी कर रहे थे। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट को प्लांट में रखा था और जंतु में क्या क्या रखे थे उन्होंने? प्रोटोजोवन, स्पंज को। और इन्हीं लक्षणों के आधार पर इनको इस जगत में रखा गया था। लेकिन व्हिटेकर ने क्या कहा कि व्हिटेकर ने संपूर्ण लिविंग ऑर्गेनल्स को, लिविंग जगत को, प्राणी जगत को कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में बांट दिया। और वो कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया। तो 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख आधारी लक्षण जो थे वो देखते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की मान्यता। तो केंद्रक भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिकाओं को क्रमशः 2 भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। और बैक्टीरिया, नीले शैवाल प्रोकैरियोट जीवों की श्रेणी में आते हैं। पोषण प्राप्त करने की विधि। जंतु और पौधों में पोषण की विधियां अलग अलग होती हैं और जिन्हें इन्हीं वर्गीकरण के आधार पर बनाया गया है। पौधों के पोषण की विधि। पौधों के पोषण के आधार पर पौधे 2 प्रकार के होते हैं। स्वपोषी, वे पौधे इस श्रेणी में आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और सभी हरे पौधे इस श्रेणी के अंतर्गत रखे गए हैं। तो ऑटोट्रॉप्स वे पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और सभी हरे पौधे इस श्रेणी के अंतर्गत रखे गए हैं।
और हेटेरोट्रॉप्स विषमपोषी, इस श्रेणी में वे पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और जो अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। इन्हें कई श्रेणियों में विभाजित करते हैं: परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी। ठीक है, सबसे पहले परजीवी देखते हैं। तो इस श्रेणी में वे पौधे आते हैं जो दूसरे पौधों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं या दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पैरासाइट या फिर परजीवी। उसके बाद आते हैं मृतोपजीवी। तो वे पौधे जो अपना भोजन और पोषण मृत सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जो सड़ी हुई चीज़ों पे उगते हैं और अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट्स। फिर आता है सहजीवी, तो सिम्बायोंट्स। तो ये एक प्रकार के क्या हैं? ये संयुग्मित पौधे हैं और जो दो पौधे एक साथ जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे से सहयोग से जीवन यापन करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लाइकेन सहजीवी पौधे का एक प्रमुख उदाहरण है। और सहजीवी मतलब दोनों कुछ न कुछ आदान प्रदान करते हैं आपस में, दोनों ही एक दूसरे को फायदे पहुंचाते हैं और इसका लाइकेन जो है बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद आते हैं कीटभक्षी, इंसेक्टिवोरस। तो ये एक विशेष प्रकार के पौधे हैं और जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पे ये पौधे उगते हैं और मोस्टली दलदली भूमि पे ये पौधे उगते हैं और भोजन ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजनी पदार्थ प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे कीट पतंगों को पकड़कर खा लेते हैं। और नाइट्रोजन की कमी जहाँ पे होगी वहाँ पे ये पौधे होंगे, जैसे कलश पादप, नेफेंथस, यूट्रिकुलेरिया और ड्रोसेरा। जंतुओं की पोषण विधि: अधिकतर जंतु ठोस पदार्थों का भक्षण करते हैं या उन्हें निगलकर खाते हैं। इस विशेष प्रकार के पोषण को जंतु भोजी होलोजोइक पोषण कहते हैं। पोषण की दृष्टि से जंतु निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: शाकाहारी यानी कि हर्बीवोर्स, ये केवल पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि भोजन के रूप में सिर्फ पौधों का ही उपयोग करते हैं। उसके बाद आते हैं मांसाहारी कार्निवोर्स, ये केवल जंतु को भोजन के लिए उपयोग करते हैं, जैसे शेर, बाघ, भेड़िया इत्यादि। उसके बाद आते हैं सर्वाहारी ओमनिवोर्स, इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो भक्ष्य पौधे जंतु से या पौधे दोनों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे मछलियाँ, मेढक, कुत्ते, बिल्ली और स्वयं मनुष्य। उसके बाद आते हैं परजीवी पैरासाइट्स, इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो दूसरे जंतु से अपना भोजन उनकी जीवित अवस्था में ही अवशोषित करते हैं और उपयुक्त के अलावा कुछ जंतु मृत जीवों को भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और इन्हें हम कुछ मूलोपजीवी यानी कि सैप्रोफाइट्स जंतु कह सकते हैं। कुछ जंतु जैसे यूग्लिना में हरित लवक पाया जाता है, जिनकी सहायता से वह अपना पोषण प्राप्त कर सकता है, अर्थात इसे स्वपोषी भी कह सकते हैं। आधुनिक वर्गीकरण में इन्हें एक कोशिकी होने के कारण जंतु जगत में रखा गया है और एक कोशिकीता और बहुकोशिकीता। एक कोशिकी में मतलब जो सेल है वो एक कोशिका से बनी होती है, उसे हम एक कोशिकीय जंतु कहते हैं। और जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर जिनकी कोशिका बनी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जंतु। अब मल्टी सेलुलरिटी, हमारा विश्व कोशिका की दृष्टि से दो प्रकार की जीवों, हमारा जो शरीर है वो विश्व कोशिका की दृष्टि से दो प्रकार के जीवों का बना है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अभी हमने देखा जो जंतु एक कोशिका से बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय कहते हैं और जो ये दो या दो से अधिक कोशिकाओं से बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीवों जैसे बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा की से सारी क्रियाएं जैसे प्रजनन, श्वसन, पोषण एक ही कोशिका में होता है, अर्थात इन्हें हम सरल जीव मानते हैं। और बहुकोशिकीय जीवों में कुछ जीव एक ही प्रकार की कोशिकाओं जैसे स्पाइरोगाइरा के बने होते हैं और इन्हें हम सरलतम जीव मानते हैं, जबकि दूसरे जीवों में जो कई प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं उनमें भिन्न कार्यों को करने के उतक, अंग और तंत्र भिन्न पाए जाते हैं, जटिल जीव कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जो मल्टी सेलुलर जीव होंगे उनमें अलग अलग कोशिकाओं के बने हुए होते हैं और अलग कार्यों को करने के लिए अलग उतक, अंग और तंत्र पाया जाता है। 5 जीव जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय जीव को सरल जीव मानकर इन्हें अलग जगत में रखा गया है। ठीक प्रकार बहुकोशिकीय जीवों को भी इस वर्गीकरण में सरलता से जटिलता के क्रम में रखा गया है। अब देखते हैं व्हिटेकर के
द्वारा प्रस्तुत 5 जगत उनके प्रमुख आधारी लक्षण निम्नलिखित प्रकार से है। जंतु जगत मोनेरा। तो सबसे पहले हम मोनेरा को देखते हैं। तो मोनेरा जगत में एक तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया और वायरसेस आते हैं। तो मोनेरा जगत जो है महत्वपूर्ण इसके लक्षण हैं। ये सभी सूक्ष्म जीवी होते हैं और अधिकतर एक कोश की प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं। इनमें कोशिका 9+2 स्थिति वाली नहीं होती हैं। इनमें द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो द्विझिल्ली में पैक पाए जाएंगे। इनमें अलैंगिक जनन होता है, लेकिन इनमें प्रोटो लैंगिक प्रक्रिया जीन पुनर्विस्थापन के द्वारा होती है। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। इनमें से कुछ जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण जैसे राइजोबियम और कुछ अपघटन जैसे नाइट्रोबैक्टर का भी कार्य करते हैं। इनकी अधिकांश के चारों तरफ एक दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। उदाहरण के लिए मोनेरा समूह के कुछ जीव जैसे आर्की बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बहुत प्रतिकूल दशाओं में, जैसे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अधिक लवणीय दशाओं, अधिक ताप या हाई टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी अधिक तथा अधिक अम्लीय मृदा वाली जगह पे भी ये क्या रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। तो हम आर्की बैक्टीरिया को अगर देख लें तो जहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, जहाँ पे आपका सॉल्टी कंडीशन होगा, यानी कि अधिक जो भूमि होगी, जो मृदा होगी अधिक सॉल्ट वाली होगी और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, वहाँ भी आर्की बैक्टीरिया जो जीवाणु आर्की बैक्टीरिया जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनेल्स हैं वो जीवित रह सकते हैं। ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वासस्थान जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र, हेलोफी, गर्म झरने, थर्मो एसिडोफिलस और कच्छ क्षेत्र यानी कि मेथनोजन में भी पाए जाते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया हैं और ये बहुत ही जटिल दशाओं में भी ये मिल जाते हैं, जैसे गर्म झरने पे और कच्छ के वाले क्षेत्र पे जहाँ पे मीथेन की ज़्यादा क्वांटिटी पाई जाती है, या ज़्यादा लवणीय क्षेत्र है, सॉल्टी क्षेत्र है, हेलोफी क्षेत्र है, तो वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। आद्य बैक्टीरिया व अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है और यही लक्षण उनके प्रतिकूल अवस्थाओं को जीवित रखने के लिए उत्तरदायी होता है। मैथेनोजन अनेक रूमिमेट पशु जैसे गाय एवं भैंस की आंत में पाए जाते हैं। इनके गोबर से मीथेन जैव गैस का उत्पादन करते हैं। अब आता है मोनेरा के बाद आता है प्रोटिस्टा। तो मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा को देखेंगे। जगत प्रोटिस्टा जो है ये प्राइमरी है और ये सभी एक कोश की यूकैरियोटिक अधिकांशतः जली होते हैं। तो प्रोटिस्टा जो होते हैं कैसे होते हैं, सारे यूकैरियोटिक होते हैं, एक कोशिकी हैं और जली होते हैं अधिकतर। और इनके मुख्य लक्षणों को अगर हम देखेंगे तो ये यूकैरियोटिक एक कोशिकी जीव है और इनमें विकसित केंद्रक लगभग द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो 2 झिल्लियों से बंद पाए जाते हैं, 2 झिल्ली युक्त होते हैं। इनमें अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों विधियों का जनन होता है। यह स्वपोषी उदाहरण फाइटोप्लैंक्टन और विषमपोषी उदाहरण जूप्लैंक्टन दोनों के हो सकते हैं। जूप्लैंक्टन्स या प्राणी प्लवक अधिकतर परभक्षी होते हैं। इनके तंतुक सीलियाँ और कशाभिका में सूक्ष्म नलिकाएं 9+2 व्यवस्था में पाई जाती हैं। कोशिका भित्ति उपस्थित जैसे फाइटोप्लैंक्टन एक कोशिकीय शैवाल और डायटम या अनुपस्थित जैसे प्रोटोजोआ हो सकते हैं, उदाहरण के लिए अमीबा, पैरामीशियम आदि। यानी कि कोशिका भित्ति इनमें उपस्थित होती है जैसे फाइटोप्लैंक्टन में, या शैवाल है, डायटम है, या किसी भी कोशिका में अनुपस्थित भी हो सकती है जैसे प्रोटोजोअन्स में। कुछ प्रोटिस्टा के सदस्य परजीवी होते हैं जबकि कुछ सहजीवी रूप से जंतुओं की आहार नली में उपस्थित रहते हैं। कुछ अपघटक की भांति कार्य करते हैं। तो कुछ प्रोटिस्टा के सदस्य जो हैं वो परजीवी होते हैं और कुछ सहजीवी होते हैं जो आहार नली में उपस्थित रहते हैं, और कुछ जो है डिकम्पोजर का काम करते हैं, अपघटक का भी काम करते हैं। उसके बाद आता है क्राइसोफाइटा। तो इस समूह के अंतर्गत डायटम तथा सुनहरे शैवाल टेस्मिड्स आते हैं और ये स्वच्छ जल एवं और लवणीय समुद्री पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं।
ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जलधारा के साथ निश्चित रूप से क्या होते हैं, ये बहते हैं। यानी कि ये बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और जहाँ जलधारा जाती है वहाँ पे ये बहते हैं। डायटम की कोशिका में भित्ति साबूदानी की तरह इसी के अनुरूप दो अतिछादित कवच बनाती है। डायटम की कोशिका भित्ति साबूदानी की तरह होती है, जो क्या बनाती है, अतिछादित कवच बनाती है। इनकी भित्तियों में सिलिका होता है, जिसके कारण ये नष्ट नहीं होते। इस प्रकार मृत डायटम अपने परिवेश वासस्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत संख्या में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को हम डायटमी मृदा कहते हैं। कणमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में होता है और ये समुद्र के क्या है, मुख्य उत्पादक हैं। फिर आता है डायनोफ्लोजिलेट। ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री तथा प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पर पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखते हैं। अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट में दो कसाब होते हैं, जिनमें से एक लंबवत, दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच में खाच में उपस्थित होता है। ठीक है। प्राय लाल डायनोफ्लेक्सिलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिसमें से समुद्र का जल लाल तरंगे दिखने लगती है। इतनी बड़ी संख्या में जीवों के निकलने जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं, जैसे गोनियोलैक्स। अब आता है यूग्लिनॉइड। तो ये स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं, जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। ये कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की पत्र पेलिकल होती है। इनकी संरचना को लचीला बनाती है। दो कशाब होते हैं, जिनमें एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश नहीं होने पर अन्य सूक्ष्म जीवधारियों को शिकार कर परपोषित की तरह ये क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। अब आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनॉइड में पाए जाने वाले जो वर्णक हैं, उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान ही होते हैं। उदाहरण के लिए यूग्लिना। अब देखिए अवपंक कवक यानी कि स्लाइम मोल्ड। तो अवपंक कवक जो होते हैं मृतोपोषी होते हैं, प्रोटिस्टा हैं। ये सड़ती हुई टहनियों और पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। और जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो ये समूह बना लेते हैं, जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में बिखर कर सिरों पर बीजाणुयुक्त फलकाएं बनाते हैं और इन बीजाणुओं का प्रकीर्णन वायु के साथ होता रहता है। उसके बाद आता है प्रोटोजोआ। तो सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं और जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी हैं। प्रोटोजोअन को 4 प्रमुख समूहों में बांटा गया है। अमीबी प्रोटोजोआ, ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं और ये अपने कूटपादों की सहायता से शिकार को पकड़ते हैं। इनके समुद्री प्रकार की सतह पर सिलिका की कवच होती है और इनमें से कुछ जैसे एंट अमीबा परजीवी होते हैं। तो एंट अमीबा हिस्टोलिका जो होता है अमीबी प्रोटोजोअन्स हैं, जो पूर्ण तरह से परजीवी होता है और ये मनुष्यों में पेचिश रोग करता है। कसाभी प्रोटोजोअन्स, तो इस समूह के जो सदस्य हैं स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं और इनके शरीर का कसाब पाया जाता है। परजीवी कसाभी प्रोटोजोआ बीमारी का कारण है, जिसे निद्रालु व्याधि यानी कि स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है। उदाहरण के लिए ट्रिपैनोसोमा। ठीक है। तो कसाबी प्रोटोजोअन जो है वो स्लीपिंग सिकनेस जैसी बीमारियों को करते हैं और इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा ट्रिपैनोसोमा। पक्षमाभी प्रोटोजोअन्स, तो ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं, क्योंकि इनके शरीर पे हजारों की संख्या में पक्षमाभ पाए जाते हैं। इनमें एक गुहिका होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। पक्षमाभों में लयबद्ध गति के कारण जल में पूरित भोजन गलेट की तरफ फेंक दिया जाता है। उदाहरण के लिए पैरामीशियम। फिर आएगा स्पोरोजोआ। तो इस समूह में वे विविध जीवधारी आते हैं, जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। इनमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी प्रजाति का है, जिसके कारण मानव जनसंख्या पर आघात पहुंचने वाला प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आएगा जगत प्लांटी। तो इस समूह में सभी रंगीन बहुकोशिकीय पादपों जो पृथ्वी तथा जल में उपस्थित हैं को सम्मिलित किया जाता है और इसके मुख्य समूह शैवाल, लाल ब्राउन हले,
ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, अनावर्तबीजी और आवर्तबीजी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। इस पादप जगत के मुख्य लक्षण हैं कि ये सभी जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं और स्वपोषी होते हैं। इनकी कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती है और इनकी कोशिकाओं के चारों तरफ सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके कारण इनकी कोशिकाओं में लचीलापन कम होता है और एक जगह पे ये स्थिर होते हैं। इनकी कोशिकाओं में लवक पाया जाता है और लैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार के जनन इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद आता है पर्णहरिम की सहायता से ये अपना पोषण मुख्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त करते हैं और इन्हें उत्पादक हम कहते हैं और प्रोड्यूसर। ये भोजन जो है स्टार्च के रूप में संग्रह करते हैं और सभी हरे बहुकोशिकीय पौधे, कुछ पौधे विषमपोषी भी हो सकते हैं जैसे कर्सकटा जो एक परजीवी होता है और इसी तरीके के कीटभक्षी पौधे हैं पीचर प्लांट, सनड्यू प्लांट और छोटे छोटे कीटों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उसके अलावा आ जाएगा लेग्यूम जिनकी जड़ में जीवाणु ग्रंथियां होती हैं और घनी बीजाणु तथा चल बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन निषेक्टाग्ड यानी कि ओस्पोर, एस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। विभिन्न सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं जिन्हें फलनकाय कहते हैं और लैंगिक चक्र निम्नलिखित 3 चरण होते हैं। 2 चल अथवा अचल युग्मकों में प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना, इस क्रिया को प्लाज्मोगैमी कहते हैं। दूसरा हो जाएगा 2 केंद्रकों का संलयन होना जिसके केंद्रक संलयन कहते हैं। युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना, लैंगिक जनन के संगम के दौरान अगुणित कवक तंतु पास आते हैं और संलयित होकर तुरंत बाद में द्विगुणित कोशिकाओं में संलयन हो जाता है। कुछ फंजाई में 2 गुणित कोशिकाओं के संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित कोशिका बन जाती है। यद्यपि अन्य फंजाई एस्कोमाइसिटीज में एक मध्यवर्ती केंद्र की अवस्था यानी कि N+N अर्थात एक कोशिकी में 2 केंद्रक बनते हैं और ऐसी परिस्थिति में केंद्रक युग्म कहते हैं तथा इस अवस्था को हम फंगस की द्विकेंद्रक प्रावस्था कहते हैं। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाने के बाद कोशिका द्विगुणित बन जाती है और फंजाई फलनकाय बनाती है जिनमें न्यूनीकरण विभाजन होता है जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। तो आज हम इतना ही देखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके फाइकोमाइसिटीज को देखेंगे और आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।